बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A. इमरान सीरीज़। कर्नल डेविड जीप में बैठा पूरी सोफिया का राउंड लगा रहा था। इसकी हालत जख्म खाए हुए भेड़िए जैसी हो रही थी। कर्नल कोस्टर अस्पताल में पड़ा था। कर्नल मॉर्गन की लाश तेल अबीब भेजी जा चुकी थी। बेशुमार सिपाही और दूसरे आदमी मारे जा चुके थे। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो बदस्तूर नजरों से ओझल थे। सदर मुमलिकत ने कर्नल डेविड को बेहद झाड़ पिलाई थी। उन्होंने हुक्म दिया था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को किसी कीमत पर सोफिया से जिंदा निकलने ना दिया जाए, चाहे इसके लिए सोफिया की एक एक इमारत की बुनियादें खोद क्यों ना खोद डाली जाएं। और साथ ही उन्होंने आर्जी तौर पर उसे रेड आर्मी का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया था। चुनाचे ये अहकामात मिलते ही कर्नल डेविड इंतहाई तेज रफ्तारी से हरकत में आ गया था, और इसने वाकई इंतहाई होशियारी और चालाकी से पूरे शहर की कुछ इस तरह नाकाबंदी कर दी थी कि परिंदा भी अपनी मुकम्मल और वाज़ेह शनाख्त कराए बगैर बाहर ना जा सकता था। छावनी में मौजूद तकरीबन तमाम फौजी इस ऑपरेशन पर लगा दिए गए थे। अभी अभी उसे ये इत्तला मिली थी कि सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर मेजर फ्रैंक को कर्नल के ओहदे पर तरक्की देकर रेड आर्मी का इंचार्ज बना दिया है। लेकिन वो सोफिया मिशन में कर्नल डेविड का मातहत रहेगा, और कर्नल फ्रैंक रेड आर्मी के तकरीबन 100 मुसल्लह अफराद को हमरा लिए इंतहाई तेज रफ्तार जंगी हेलीकॉप्टरों के जरिए सोफिया पहुंच रहा है, ताकि पूरे सोफिया में भरपूर अंदाज में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान को तलाश किया जा सके। और साथ ही ये इत्तला मिली थी कि कर्नल फ्रैंक अपने हमरा तलाश करने वाले 10 खुसूसी तरबियत याफ्ता कुत्ते भी ला रहा है। और इस इत्तला के बाद कर्नल डेविड को पुख्ता यकीन हो गया था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के काम किसी सूरत भी बचकर ना जा सकेंगे, क्योंकि हंसने वाली जीप में सीक्रेट सर्विस के जख्मी मेंबरान के खून के कतरात चाहे खुश्क हो चुके हों, लेकिन बहरहाल मौजूद थे। और कुत्ते इनकी खून की बू सूंघने के बाद इन जख्मियों को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। वैसे इसने सोफिया के घरों की तलाशी के अहकामात भी जारी कर दिए थे, और मिलिट्री छावनी के कमांडर की सरगर्दगी में कई दस्ते इस काम में मसरूफ हो चुके थे, जबकि कर्नल डेविड नाकाबंदी का जायजा लेने में मसरूफ था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि इमरान और उसके साथी जिस फितरत के मालिक थे, वो ज़्यादा देर कहीं छुप कर ना बैठेंगे, बल्कि वो जल्द अज जल्द नाकाबंदी तोड़कर सोफिया से बाहर निकलने का इकदाम करेंगे। जीप में ताकतवर रेंज का ट्रांसमीटर मौजूद था, और कर्नल डेविड इस पर नाकाबंदी करने के लिए कायम करदा चौकियों के इंचार्जों से बाकायदा रिपोर्टें ले रहा था। जीप एक चौक पर पहुंचकर जैसे ही दूसरी तरफ जाने वाली सड़क पर घूमी, एक तरफ से एक मिलिट्री जीप खासी तेज रफ्तारी से आती दिखाई दी। यह खासी बड़ी जीप थी, और इसमें ड्राइवर के अलावा 10 के करीब मुसल्लह फौजी सवार थे। वो जीप सूफिया के अंदरूनी इलाके की तरफ से आ रही थी। कर्नल डेविड ने उन्हें रुकने का इशारा किया, और वो जीप इसके करीब आकर रुक गई। जीप की ड्राइविंग सीट पर एक कैप्टन बैठा था, जबकि इसके साथ मेजर बैठा हुआ था। पीछे सिपाही भरे हुए थे। यस कर्नल, मेजर ने करीब पहुंचकर उसे सलाम करते हुए कहा। किधर से आ रहे हो तुम लोग? कर्नल डेविड ने कड़क लहजे में कहा। हम राउंड पर हैं जनाब। अभी अभी हमें इत्तला मिली है कि उस अल खमीमा की तरफ मुजरिमों की गड़बड़ का पता चला है। हम उधर ही के लिए जा रहे थे। मेजर ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। रासुल खैमा? कैसी गड़बड़? किसने इत्तला दी है? क्या इत्तला मिली है? और तुमने मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल क्यों नहीं किया? कर्नल डेविड ने गजबनाक लहजे में कहा। ऐसे ही मुबहिम सी इत्तला थी जनाब। मैंने सोचा पहले इसे अच्छी तरह चेक कर लिया जाए। मेजर ने कहा। इत्तला क्या है? कर्नल डेविड ने कदे नरम पड़ते हुए पूछा। जनाब, एक सिपाही ने इत्तला दी है कि वहाँ एक सब्ज रंग की इमारत के अंदर पुरस्कार मुसल्लह अफराद पहरा दे रहे हैं। इनके अंदाज मशकूक हैं। मेजर ने जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ी इत्तला है। मैं खुद चेक करता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। कर्नल डेविड ने कहा। ये तो बहुत बेहतर है जनाब कि आप खुद चेक करें, लेकिन सर, आप अगर इधर जा रहे हैं तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अल हरब की चौकियों को चेक कर लूँ। मुझे इत्तला मिली है कि वहाँ दो फौजी आपस में लड़ पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी इंक्वायरी करके उन्हें सजा दूँ, ताकि ऐसे नाजुक और इमरजेंसी के मौके पर फिर ऐसे वाक़यात ना हों। मेजर ने कहा। ठीक है, ज़रूर जाओ, और इन दोनों को क्वार्टर गार्ड भेज दो। कर्नल ने सर हिलाते हुए कहा, और मेजर ने उसे सैल्यूट मारा, और जीप आगे बढ़ गई। कर्नल डेविड ने ड्राइवर को रासुल खैमा की तरफ जाने के लिए हिदायत की। रासुल खैमा शहर का शुमाली इलाका था, जहाँ खासी बड़ी बड़ी इमारतें थीं। ये इमारतें ज़्यादातर कमर्शियल थीं। तकरीबन 10 मिनट बाद कर्नल डेविड की जीप रासुल खैमा के इलाके में पहुंच गई, और फिर थोड़ी सी तलाशी के बाद उन्हें सब्ज रंग की एक इमारत नजर आ गई। और कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर पर रासुल खैमा में मौजूद मिलिट्री, रेड आर्मी और GP5 के अफराद को वहीं कॉल कर लिया। थोड़ी देर बाद 3 जीपें वहां पहुंच गईं, और फिर कर्नल डेविड के अहकामात पर वो इस सब्ज रंग की इमारत में जबरी अंदाज में घुस गए। कर्नल डेविड के चेहरे पर उम्मीद के आसार नुमाया थे। वो जीप से नीचे ना उतरा था। उसे कर्नल मॉर्गन का हश्र याद था, इसलिए उसने खुद को आगे ना भेजने का फैसला किया
किया था, लेकिन 5 मिनट बाद ही अंदर जाने वाले बाहर आ गए। जनाब, इमारत तो बिल्कुल खाली पड़ी है। इसमें तेल निकालने वाला एक मशीनी कोलू लगा हुआ है। एक बूढ़ा चौकीदार वहाँ है, उसने बताया कि यहाँ तो कोई नहीं आया। जनाब, हमने इमारत की एक एक इंच जगह छान मारी है, एक सिपाही ने मौदबाना अंदाज में रिपोर्ट देते हुए कहा। हो सकता है इस इमारत के नीचे तहखाने हो। इसके इसका फर्श उखाड़ दो, अच्छी तरह तलाश करो, कर्नल डेविड ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और सिपाही वापस मुड़ गए। अभी सिपाही अंदर तलाशी में मसरूफ थे कि कर्नल डेविड को ट्रांसमीटर पर कॉल सुनाई दी। हेलो हेलो कर्नल डेविड, मैं कर्नल फ्रैंक बोल रहा हूँ। ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। ओह यस कर्नल फ्रैंक, तरक्की और रेड आर्मी की सरबराही मुबारक हो। मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ। ओवर। कर्नल डेविड ने कहा, थैंक यू कर्नल, मैं हेलीकॉप्टर समेत सोफिया पहुंचने वाला हूँ। आप कहाँ हैं? ऑपरेशन की क्या पोजीशन है? ओवर। कर्नल फ्रैंक ने पूछा। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस वालों की तलाश जारी है, अभी इनका पता नहीं चल सका। मैंने सोफिया की मुकम्मल नाकाबंदी करा दी है। किसी आदमी को, चाहे वो कोई भी हो, किसी सूरत में भी सोफिया से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। ओवर। कर्नल डेविड ने फातिहाना अंदाज में कहा। क्या मिलिट्री वाले इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं? ओवर। कर्नल फ्रैंक ने पूछा। नहीं, कोई भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। तो फिर एक बड़ी मिलिट्री जीप सोफिया से बाहर क्यों जा रही है? मैंने भी उसे जाते हुए चेक किया है। ओवर। कर्नल फ्रैंक ने कहा। मिलिट्री की बड़ी चीफ बाहर जा रही है? क्या मतलब, कहाँ जा रही है? कहाँ देखा है तुमने उसे? ओवर। कर्नल डेविड ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। इसके ध्यान में फौरन इस बड़ी जीप का तस्वर उभर आया जिसकी इतला पर वो यहाँ रासुल खैमा में आया था। इसकी छठी हिस्स इस वक्त भी चौंक चौंक रही थी, जैसे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो, लेकिन वो शऊर में ना आ रही थी। और अब कर्नल फ्रैंक की बात सुनते ही सबसे पहले इसके जहन में वही जीप आई थी जिसकी इतला पर वो यहाँ रासुल खैमा पहुंचा था। वो खुली जीप थी जिसमें 10-12 मुसल्लह फौजी थे, और वो मेरे ख्याल में अल हराब की तरफ जा रही थी। अब मैं छावनी में उतर रहा हूँ, आप मुझे फौरन मिलें ताकि मिलकर आइंदा का लाइहा अमल तय किया जा सके। ओवर। दूसरी तरफ से कर्नल फ्रैंक ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा, और फिर इसने वापसी का हुक्म दिया और इसके इशारे पर ड्राइवर ने जीप का रुख छावनी की तरफ कर दिया। कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर की एक फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, चेकिंग पोस्ट अल हराब, कर्नल डेविड स्पीकिंग। ओवर। कर्नल डेविड ने तेज तेज लहजे में बार बार ये फिक्रा दोहराते हुए कहा। कुछ देर तक तो दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला और फिर अचानक रिसीविंग बल्ब जल उठा। यस सर, कैप्टन जोजी बोल रहा हूँ, मैं शदीद जख्मी हूँ, अभी अभी मुझे होश आया है, तो मैंने ट्रांसमीटर की आवाज़ सुनी है, बड़ी मुश्किल से घिसट कर पहुंचा हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से एक नहीफ और कमज़ोर सी आवाज़ ने रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से फिक्रा पूरा करते हुए कहा। क्या हुआ कैप्टन जोजी, किसने जख्मी किया है तुम्हें? बाकी सिपाही कहाँ हैं? ओवर। कर्नल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं चौकी पर मौजूद था कि जीप मिलिट्री। ओह आह। और इसके बाद कैप्टन जोजी की आवाज़ डूबती चली गई। हेलो हेलो, कैप्टन जोजी, हेलो। ओवर। कर्नल डेविड ने बटन दबाकर चीखते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना सुनाई दी, अलबत्ता रिसीविंग बल्ब बदस्तूर जल रहा था। चलो जल्दी करो, अल हराब की चौकी पर चलो जल्दी, कैप्टन जोजी मर गया है, जल्दी करो। कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर बंद करते हुए ड्राइवर से कहा, और ड्राइवर ने जीप का फुल एक्सीलरेटर दबा दिया। हेलो हेलो कर्नल फ्रैंक, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ। ओवर। कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर पर फौजी छावनी की फ्रीक्वेंसी सेट करते हुए कहा। यस कर्नल फ्रैंक। ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कर्नल फ्रैंक की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल फ्रैंक मुझे निकल जाने में कामयाब हो गए हैं। वो इसी मिलिट्री जीप में मौजूद थे। उन्होंने मकामी फौजियों जैसा मेकअप कर रखा है। उन्होंने अल हराब की चौकी के तमाम अफराद को हलाक कर दिया है। मैं अल हराब की चौकी पर जा रहा हूँ। आप ऐसा करें कि एक हेलीकॉप्टर लेकर अल हराब चौकी पर पहुंच जाएं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम हेलीकॉप्टर पर इस जीप का पीछा कर सकें। ओवर। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। ओह ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, कर्नल फ्रैंक ने जवाब दिया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जीप इंतहाई तेज रफ्तारी से अल हराब की चौकी की तरफ दौड़ी जा रही थी, और कर्नल डेविड होंठ भेजे बैठा था। इसके जहन में आंधियां सी चल रही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि इमरान वगैरह जिस तरह दीदा दलेरी से उसकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाने में कामयाब हो गए, इसका बस न चल रहा था कि वो उड़कर इस जीप तक पहुंच जाए और इमरान और उसके साथियों की गर्दनें अपने हाथों से मरोड़ दे। कमाल है इमरान साहब, आपने कितने इत्मीनान से कर्नल डेविड को चक्कर दे दिया है। अल हराब की चौकी की तरफ बढ़ते हुए आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी शुक्र करो इत्मीनान से चक्कर दिया है, वरना ऐसा भी हो सकता था कि मैं उसे बेइत्मीनानी के लट्टू पर बिठाकर चक्कर दे देता। बहरहाल वो जल्द ही वापस मुड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में शुबहात की परछाइयां देखी थी। चौकी अल हराब से कितनी दूर है? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। 10 किलोमीटर होगा, आतिफ ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, और इमरान ने सर हिला दिया। फिर एक मोड़ मुड़ते ही जीप जैसे ही आगे बढ़ी, आतिफ बोल पड़ा। सामने लहराब की चौकी है इमरान साहब। आतिफ ने गर्दन मोड़कर कहा। ठीक है, सुनो दोस्तों, तैयार हो जाओ, जैसे ही मैं इशारा करूं फायर खोल देना।
हमने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना। इमरान ने पीछे मुड़कर बैठे हुए मेम्बरान से मुखातिब होकर कहा और सबने सर हिला दिए। चंद लम्हों बाद जीप चौकी के करीब पहुंच गई। यहाँ एक पुख्ता चौकी बनी हुई थी। दोनों तरफ में कमरे थे, जबकि दरमियान में एक लोहे का फाटक था। चार मुसल्ला अफराद हाथों में मशीन गनें उठाए फाटक के सामने खड़े थे। उन्होंने दूर से हाथ उठाकर जीप को रुकने का इशारा किया। फाटक से ज़रा पहले जीप रोक लो, इमरान ने आतिफ से कहा और आतिफ ने सर हिला दिया। तुम सब मेरे साथ नीचे उतर आना, सिर्फ आतिफ जीप में रहेगा, इमरान ने अपने साथियों से कहा और फिर जैसे ही जीप फाटक से कुछ पहले रुकी, इमरान उछलकर नीचे आ गया। इसके हाथ खाली थे। इसके साथ ही अलबत्ता मशीन गनों समेत नीचे उतर आए। फाटक के पास खड़े सिपाही इनकी तरफ बढ़े। तुम्हारा इंचार्ज कौन है? मेरा नाम मेजर रेमंड है, मैं स्पेशल ड्यूटी पर हूँ, इमरान ने इंतहाई तहकमाना और तेज लहजे में सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा। इंचार्ज अंदर कमरे में है जनाब, एक आदमी ने इसका लहजा सुनकर मौदबाना अंदाज में कहा। यहाँ कितने अफराद मौजूद हैं? इमरान ने कमरे की तरफ बढ़ते हुए सिपाही से पूछा। इंचार्ज के अलावा 6 जनाब, 4 हम हैं, एक इस कमरे में और एक दूसरे कमरे में। इंचार्ज साहब भी अंदर हैं। इस सिपाही ने इमरान के साथ साथ चलते हुए कहा। इमरान के साथी भी इसके पीछे ही कमरे की तरफ चल रहे थे। इमरान कमरे तक पहुंचा ही था कि दो लंबे तिरंगे अफराद बाहर आ गए। इधर दूसरे कमरे से भी एक सिपाही हाथ में मशीन गन पकड़े बाहर आ गया। इंचार्ज कौन है? इमरान ने पहले कमरे से बाहर आने वाले दोनों से मुखातिब होकर कहा। वो सब अफराद चौंकी सादे लिबास में थे, इसलिए बज़ाहिर कुछ पता ना चल रहा था। मैं इंचार्ज हूँ, फरमाइए। दरवाजे में मौजूद एक लंबे तरंगे आदमी ने गौर से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तुम सबकी तवील रुख्सत मंजूर हो गई है, अब तुम आराम करो, इमरान ने एक कदम पीछे हटते हुए सर्द लहजे में कहा और साथ ही इसने हाथ लहरा दिया। इससे पहले कि GP5 के ये मुसल्ला अफराद इमरान की बात का मतलब समझते, इमरान के साथियों ने फायर खोल दिया और दूसरे लम्हे 6 के 6 अफराद ढेर हो चुके थे। टाइगर, फाटक खोलो, जल्दी, इमरान ने इनके नीचे गिरते ही तेजी से वापस जीप की तरफ मुड़ते हुए कहा और टाइगर ने दौड़कर फाटक खोल दिया। इस वक्त तक इमरान और इसके साथी दोबारा जीप में सवार हो चुके थे। जीप जब फाटक से गुजरी तो टाइगर भी उछलकर जीप में सवार हो गया। लो भाई आतिफ, नाकाबंदी तो टूट गई, अब आगे देखते हैं क्या होता है, इमरान ने आतिफ से मुखातिब होकर कहा और आतिफ ने जवाब देने की बजाय सर हिला दिया। वो इंतहाई तेज रफ्तारी से जीप को नखलिस्तान की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर भगाए जा रहा था। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि इमरान ने आसमान पर 4 जंगी हेलीकॉप्टरों को मुखालिफ सिमत से सोफिया की तरफ आते हुए देखा। वो खासी ऊंची परवाज कर रहे थे और इनकी रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा तेज थी। चंद ही लम्हों में ये हेलीकॉप्टर इनके सरों पर से गुजर कर सोफिया की तरफ बढ़ गए। मेरे ख्याल में ये सोफिया में नई कुमक पहुंच रही है। छावनी में हेलीकॉप्टर होंगे और ये भी जा रहे हैं। जैसे ही कर्नल डेविड को असल सूरत हाल का इल्म हुआ, वो इंतहाई तेज रफ्तारी से हमारा पीछा करेगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर पर से हम पर हमला किया तो हमारे लिए यहाँ कोई जायपना ना होगी, पीछे बैठे हुए सफदर ने कहा। मुझे मालूम है और मैं यही चाहता हूँ कि वो हेलीकॉप्टर से हमला करें। मैं इनका हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जाना ज़्यादा बड़ा एजाज़ समझूंगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान के साथी इमरान की बात समझ गए कि इसके जहन में क्या मंसूबा है और शायद इसलिए इसने चौकी पर कत्लो गारत की है। अभी उन्होंने 8 किलोमीटर का फासला तय किया होगा कि चौहान की आवाज़ सुनाई दी। वो जीप के आखिरी उकबी हिस्से में बैठा था। इमरान साहब, सोफिया की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, इनका रुख हमारी तरफ है। चौहान की आवाज़ गूंजी। आतिफ, जल्दी से जीप किसी टीले की आड़ में ले जाओ और सुनो, सब नीचे कूद कर बिखर जाएं, टीलों की आड़ ले ले। इमरान ने चौहान की बात सुनते ही पीछे मुड़कर देखा और फिर चीख कर अहकामात दिए। दूसरे लम्हे वो सब चलती हुई जीप से छलांगे लगाते हुए नीचे उतरे और दौड़कर इधर उधर बिखरते हुए रेत के टीलों की आड़ में छुपने लगे। इमरान भी एक टीले की आड़ ले चुका था, जबकि आतिफ जीप को सड़क से उतारकर काफी दूर एक बड़े टीले की तरफ भगाए जा रहा था। वो शायद इमरान और उसके साथियों से काफी फासले पर जीप को रोकना चाहता था, ताकि अगर हेलीकॉप्टरों से जीप पर बम बरसाए जाएं तो इमरान और उसके साथी इसकी तबाहकारी से बच सकें। अब हेलीकॉप्टर काफी नजदीक आ गए थे। इनका रुख जीप की तरफ ही था, लेकिन अभी वो इस इलाके से जहां इमरान और उसके साथी टीलों की आड़ में छुपे हुए थे कुछ दूर थे। आतिफ जीप रोककर नीचे उतरा और फिर बिजली की सी तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ फासले पर एक टीले की आड़ में रुक गया। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई पर थे और फिर वो इस इलाके के ऊपर पहुंच गए। अब इनकी रफ्तार सुस्त हो गई थी, लेकिन हेलीकॉप्टरों की तरफ से ना ही फायरिंग की गई थी और ना ही बम फेंके गए थे, बल्कि वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे वो जीप या इमरान और उसके साथियों को चेक न कर सके हों। इमरान एक टीले के पीछे दम साधे लेटा हुआ था। हेलीकॉप्टरों की तरफ से फायरिंग न होती देखकर इसने होड़ भेज लिए।
हेलीकॉप्टर काफी आगे जाकर वापस मुड़े और इस बार भी वो पहले की तरह इनके ऊपर से गुजरकर वापस सोफिया की तरफ बढ़ने लगे। ये लोग फायरिंग नहीं कर रहे, जबकि मेरे ख्याल में इन्हें जीप नजर आ चुकी है। अचानक करीबी टीले की आड़ से जूलिया ने रेंग कर इमरान के करीब पहुंचते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, ना सिर्फ जीप बल्कि हम भी इन्हें कूद कर टीलों की आड़ में जाते हुए जरूर नजर आए होंगे। मेरा ख्याल है कि ये लोग जीपों के जरिए आने वाली अपनी फोर्स के इंतजार में हैं, ताकि हमें पूरी तरह घेरा जा सके। इमरान ने जवाब दिया। ओह वाकई, फिर तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे, जूलिया ने परेशान लहजे में कहा। इन हेलीकॉप्टरों की बुलंदी इतनी है कि इन पर फायर नहीं खोला जा सकता, इमरान ने कहा। हेलीकॉप्टर अब वापस मुड़कर आ रहे हैं। इमरान की तेज नजरें हेलीकॉप्टरों पर जमी हुई थी और जहन में आंधियां सी चल रही थी। वाकई इसकी स्कीम उलट हो गई थी और वो सोच रहा था कि इस कदर जहानत आमेज स्कीम कर्नल डेविड की नहीं हो सकती। वो जज्बाती आदमी है, इसलिए यहाँ आते ही आग का तूफान खड़ा कर देता था। ले फिर ये स्कीम किसकी हो सकती है? इसी लम्हे हेलीकॉप्टर इनके सरों के ऊपर से गुजर कर आगे बढ़ गए। अब एक ही सूरत है कि हम दौड़कर असल जगह से दूर पहुंच जाएं। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा और साथ ही इसने दोनों हाथ ऊपर उठाए तो बाकी साथी भी खड़े हो गए और इमरान ने जोर से चीख कर उन्हें टीलों की आड़ लेते हुए भागकर आगे बढ़ने के लिए कहा। और फिर जब तक वो दोनों हेलीकॉप्टर वापस मुड़ते, वो सब दौड़ते हुए काफी फासला तय कर चुके थे। ये तो गनीमत था कि दोनों हेलीकॉप्टर इकट्ठे ही आ जा रहे थे, इसलिए जब वो इनके सरों के ऊपर से गुजर गए कर आगे बढ़ जाते, तो उनके मुड़ने तक इन्हें दौड़ने का मौका मिल जाता। इस तरह दौड़ते दौड़ते वो इस जगह से जहां वो पहले मौजूद थे काफी फासले पर पहुंच गए। अलबत्ता जीप वहीं पहली जगह पर टीले की आड़ में खड़ी थी। उसी लम्हे इमरान को दूर से 5 या 4 मिलिट्री जीपें सोफिया की तरफ से आती हुई दिखाई दी और इमरान ने हाथ का इशारा करके सब साथियों को टीले की आड़ में छुप जाने के लिए कहा। वो सब फैलकर मुख्तलिफ टीलों की आड़ में छुप गए। इमरान के साथ जूलिया थी। जब जीपें काफी नजदीक आ गईं, तो हेलीकॉप्टरों ने पहली बार इस जगह के गिर्द बम फेंकने शुरू कर दिए, जहां पहले इमरान और उसके साथी छुपे हुए थे। उन्होंने जीप पर बमबारी की और जीप में मौजूद बाकी असलहा भी धमाकों से फट गया। हेलीकॉप्टर काफी देर तक बमबारी करते रहे। इसके बाद उन्होंने बमबारी खत्म कर दी और बुलंदी पर चले गए। इसके बाद जीपें जो बमबारी के दौरान रुक गई थी, तेजी से हरकत में आईं और इन टीलों के गिर्द फैलती चली गई और इनमें से मुसल्लह फौजी उतर उतर कर फायरिंग करते हुए टीलों की तरफ बढ़े। ये हमें वहां ना पाकर इर्द गिर्द का इलाका घेर लेंगे, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर ये हेलीकॉप्टर वापस चले जाएं तो बात बन सकती है, जूलिया ने कहा। लेकिन ये इस तरह वापस नहीं जाएंगे, इमरान ने कहा। इसकी नज़रें मुसल्लह सिपाहियों पर जमी हुई थीं, जो अब टीलों के गिर्द बुरी तरह चकराते फिर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सब तेजी से दौड़ते हुए जीपों में बैठे और उसके साथ ही जीपें तेजी से इस तरफ बढ़ने लगीं, जिधर इमरान और उसके साथी टीलों के पीछे मौजूद थे। इधर हेलीकॉप्टर भी अब आगे की तरफ परवाज करने लगे थे। इमरान खामोशी से पड़ा रहा। जीपें पहले ही इकट्ठी हुई और फिर एक कतार की सूरत में आगे बढ़ गईं। बस इसे इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि जिन टीलों के पीछे इमरान और उसके साथी छुपे हुए थे, जीपें इसे खासे फासले से गुजर रही थीं और वो कतार की सूरत में आगे बढ़ रही थीं। अगर वो दोनों अतराफ में फैलकर आगे बढ़तीं, तो फिर लाज़मन वो इनकी नज़रों में आ जाते। जब जीपें और हेलीकॉप्टर खासे फासले पर पहुंच गए, तो इमरान टीले के पीछे से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ के इशारे से सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा और चंद लम्हों बाद सब साथी दौड़ते हुए इसके पास पहुंच गए। इन लोगों ने हमें यहाँ ना पाकर यही समझाया कि हम उन्हें डॉज देकर नखलिस्तान पहुंच गए हैं, इसलिए ये लोग वहां जा रहे हैं और हमें वहां ना पाकर शायद ही पूरी फौज को सहरा में फैला देंगे। इसलिए अब हमें इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर करते हुए इस नखलिस्तान तक पहुंचना है। लेकिन हमने बराह रास्त इस नखलिस्तान में नहीं जाना, बल्कि रास्ता काट कर हम इसकी साइड से होते हुए नखलिस्तान की दूसरी तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि इनके जहन में ये बात नहीं आ सकती कि हम पैदल नखलिस्तान के बाद वाले सहरा को बगैर पानी और सवारी के करने का सोचेंगे। जब ये लोग नखलिस्तान से वापस हमें तलाश करने के लिए पलटेंगे, तो हम अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। इसलिए अब ये आतिफ साहब का काम है कि वो हमें ऐसे रास्ते से लेकर जाएं कि हम नखलिस्तान के साइड से होकर दूसरी तरफ पहुंच जाएं। इमरान ने सूरत हाल का तज्जिया करते हुए कहा। बिल्कुल जनाब, आइए, आतिफ ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो आतिफ की रहनुमाई में टीलों की आड़ लेते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।